बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़ाया और मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह से धातु के सरफेस से किस तरह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जब हम उन पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं। इस कक्षा में हम आज आगे शुरू करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हम रूल्स या लॉज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखिए बच्चों, दो साइंटिस्ट आए, पी लेनार्ड और मिलीकन। इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया। उन्होंने ये देखा कि धातु की सतह पर उन्होंने भिन्न भिन्न तीव्रता का प्रकाश डाल के देखा और धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उन्होंने रीड किया एक इलेक्ट्रोमीटर से। तो उन्होंने देखा बच्चों कि ये उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसको उन्होंने ड्रा किया किसके बीच में? आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच में। किसके बीच में बच्चों? आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो उन्होंने जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ी इस तरह से। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, वैसे वैसे क्या बढ़ता है? धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उनके उत्सर्जन की दर बढ़ती है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से तो उन्होंने ये देखा। दूसरे एक्सपेरिमेंट से बच्चों उन्होंने जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा, किसके बीच? उनकी गतिज ऊर्जा के बीच, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा कह देंगे हम, चलो भी बताएंगे डिटेल में, और प्रकाश की आवृत्ति, इनके बीच में ग्राफ खींचा तो उन्हें कुछ ऐसा ढाल प्राप्त हुआ। ये है बेटा धेली तरंग दैर्घ्य, न्यू नोट। इस तरंग दैर्घ्य पर आकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, लेकिन यहां पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। और इसके बाद जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली गई। तो पहला नियम तो यही है कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरी बात, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए धातु की सतह से, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरी बात, उन्होंने किस पर देखा निर्भर करते हुए? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। यह क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर। और इसी ग्राफ से मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि यदि आवृत्ति का मान इस न्यू नोट से कम है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कब हो सकता है? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। और तीसरी बात, और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप देखिए, फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, इनके बीच कोई समय पछता नहीं होती। जैसे ही प्रकाश आगे बढ़ता है उपयुक्त आवृत्ति का धातु की सतह से, वैसे ही उनसे क्या उत्सर्जित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो ये 4 नियम थे, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिखिए, पी लेनार्ड, मिलीकन नामक वैज्ञानिकों ने
प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का विधिवत अध्ययन किया, विधिवत प्रायोगिक अध्ययन किया, प्रयोग द्वारा, बाय एक्सपेरिमेंट्स, प्रायोगिक अध्ययन किया तथा निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए जिन्हें प्रकाश उत्सर्जन के नियम कहते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहते हैं। नंबर 1, किसी धातु की सतह से, ये बहुत आए हुए हैं बच्चों एग्जाम में, पिछले साल भी पूछे गए थे, इस साल जरूर पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लगाओगे इन्हें। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने आपको समझाई दिया। नंबर 2, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्लियर? नंबर 3, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश
इलेक्ट्रॉनों की प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के आपतित प्रकाश की आवर्ती पर न्यू पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, या आप ये भी कह सकते हैं E के समानुपाती न्यू। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तब तक नहीं होता जब तक कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति धेली आवृत्ति से या धातु के लिए धेली आवृत्ति से अधिक ना हो। क्लियर? अर्थात प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नोट। क्लियर? और फिफ्थ लॉ समझिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन तथा प्रकाश के आपतन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। कोई समय पश्चता
नहीं होती। मतलब जैसे ही प्रकाश आगे बढ़ता है वैसे ही क्या उत्सर्जन हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ग्राफ से भी समझाए हैं ये, तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम आपको समझाते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कीजिए और देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। देखिए बच्चों, आइंस्टीन को 2 बार नोबेल प्राइज मिला, ये आप शायद जानते होंगे, या नहीं भी जानते तो आपको जानना चाहिए। आइंस्टीन हमारे फिजिक्स के एक तरह से देवता हैं, मैं तो उन्हें देवता ही मानता हूँ। 2 बार उन्हें नोबेल प्राइज मिला, बहुत बड़ी बात थी। एक बार नोबेल प्राइज उन्हें मिला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, अर्थात सापेक्षता सिद्धांत पर, जिसमें E = mc² समीकरण वगैरह उन्होंने प्रूव की थी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को उन्होंने डिस्कार्ड किया था, अर्थात उनको असफल बताया था उसमें। अब दूसरा उन्हें नोबेल प्राइज जो मिला वो इस पर मिला, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या प्रकाश के वैद्युत प्रभाव समीकरण पर। देखने में तो ये बहुत आसान लगता है बच्चों, ये इक्वेशन भी बहुत आसान है, लेकिन जिस समय आइंस्टीन थे उस समय ये कल्पना भी करना, जो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन निकले थे पी लेनार्ड के और मिलिकन्स के, उनको प्रायोगिक प्रमाण देना समीकरण द्वारा, वो एक असंभव कार्य था। तो आइंस्टीन ने इक्वेशन ही प्रूफ न की, बल्कि ये जो मैंने आपको भी नियम लिखवाए हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम लिखवाए हैं, इनको भी उन्होंने इस इक्वेशन से प्रूव करके दिखाया। तो समझते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास धातु की एक सतह है, ठीक है। इसमें क्या है, सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, परमाणुओं में क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। परमाणुओं को छोड़कर जो जा सकते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो गति कर सकते हैं। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो प्रकाश होता है हमारा, वो प्लांक ने बताया था कि वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना होता है, बंडल से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E = hν होती है। क्लियर। तो इस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा, वो प्रकाश फोटोनों के रूप में होता है hν, 2hν, 3hν एंड सो ऑन। 3/2hν नहीं हो सकता। अब जब ये प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश फोटोन को अवशोषित कर लेता है, और इस प्रकाश फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग किस में खर्च होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को धातु से उत्सर्जित होने में व्यय होता है, और वो ऊर्जा किसके बराबर होती है, कार्यफलन के बराबर होती है। अब जो शेष ऊर्जा बची, उस शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, लेकिन कुछ भाग इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट भी कर देता है आपस में अन्य इलेक्ट्रॉनों या परमाणु से टकराने में धातु के अंदर। शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और जो ऊर्जा खर्च नहीं करता उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, उसको हम कहते हैं EK। चलो हम ये EK की बात करें
तो बेटा इलेक्ट्रॉन में जो शेष ऊर्जा बची वो उसे किसके रूप में मिलती है? गतिज ऊर्जा के रूप में। वो गति के साथ, ऊर्जा के साथ, गतिज ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन धातु की सरफेस से बाहर आता है। क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं कि फोटोन की ऊर्जा का यूटिलाइजेशन दो तरह से हुआ। एक तो कार्यफलन के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित कराने के लिए, और शेष भाग ने उसे क्या प्रदान करा? गतिज ऊर्जा प्रदान करी। क्लियर? तो ये हुआ बच्चों, सीधी सीधी बात हुई, E बराबर EK प्लस W। दो तरह से तो ऊर्जा यूज हुई। यही आइंस्टीन की समीकरण है, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? लिखिए, आइंस्टीन ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर की। प्लैंक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों से मिलकर बना होता है। जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन से संबद्ध ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। जहां h प्लैंक नियतांक, या h बराबर लिख भी देता हूं वैल्यू इसकी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका यूनिट है बच्चों, होती है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का, आपको पता ही है उपयुक्त का मतलब धेली आवृत्ति से अधिक, या धेली आवृत्ति का, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह के परमाणु प्रकाश फोटोनों का
प्रकाश फोटोनों का अवशोषण करने लगते हैं, का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषित फोटोन की अवशोषित फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को या मुक्त इलेक्ट्रॉन को अवशोषित वो उत्सर्जित करने में व्यय होता है तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। गतिज ऊर्जा E के प्रदान करता है, अर्थात E बराबर E के प्लस W, समीकरण फर्स्ट, या E के बराबर E माइनस W, या E के बराबर हाफ, वो E के बराबर E की जगह रखिए H न्यू और W की जगह रखिए H न्यू नोट। ठीक है बच्चों, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं E के बराबर देखिए H कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नोट, इक्वेशन 2। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग V मैक्सिमम हो, कितना हो बच्चों, V मैक्सिमम हो, तो देखिए E के बराबर क्या रख देंगे, हाफ द्रव्यमान किसके लिया जाएगा बच्चों, आपने गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा होगा, E बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो E के बराबर हाफ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू V मैक्स स्क्वायर बराबर H न्यू माइनस न्यू नोट। क्लियर हो गया। ये बच्चों तीन समीकरण, ये 1 2 3, ये आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण का गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है। समीकरण 1 2 और 3 आइंस्टीन की
प्रकाश वैद्युत समीकरण का गणितीय रूप है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम आपको आइंस्टीन की समीकरण से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियम के या प्रकाश उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालिए, आइंस्टीन की समीकरण द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियमों की व्याख्या। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए बच्चों, पहला नियम यह कहता था कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर तीव्रता पर निर्भर करता है। तो देखिए, यदि हम ये कहें कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है, तो धातु की सतह पर जितने ज़्यादा फोटोन पड़ेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो क्या हुआ बच्चों, अच्छा, किसी भी प्रकाश में फोटोनों की संख्या क्या दिखाती है, उसकी तीव्रता दिखाती है। तो उस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर कर गई, तीव्रता पर। तो यदि एक फोटोन धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हो, तो धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर प्रति सेकंड आपतित प्रकाश फोटोनों की संख्या पर, अर्थात प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। ठीक, पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए, आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट हो रहा है क्या कि
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर थोड़ी निर्भर कर रही है। तो आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक। नंबर थर्ड में उसने ये बताया था कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। तो देख लो, आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। तो आइंस्टीन की समीकरण E के बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट से स्पष्ट है E के समानुपाती न्यू, E के समानुपाती न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और चौथा पॉइंट देखिए कि आइंस्टीन की समीकरण से ये लिखिए, आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है यदि न्यू लेस देन न्यू नॉट तो E के क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो E के नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर रहेगा, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अर्थात धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में एक हेडिंग और है, इसमें कट ऑफ वोल्टेज संस्तब्ध विभव। क्या कहते हैं इसे? संस्तब्ध विभव। देखिए बच्चों, यदि हम किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेंगे और एनोड पर पहुंचेंगे तो परिपथ में धारा बहेगी। अब यदि हम एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज लगा देंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेंगे ही नहीं, और एनोड पर नहीं पहुंचेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। तो वो विभव, ऋणात्मक विभव क्या कहलाता है बच्चों? संस्तब्ध विभव या कट ऑफ वोल्टेज। तो क्या परिभाषा हुई कि एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव
वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है संस्तब्ध विभव कहलाता है। संस्तब्ध विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए सिद्धांत रूप से ये है, देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये एनोड है। इलेक्ट्रॉन एनोड पर किसके कारण जाएगा? अपनी गतिज ऊर्जा के कारण जाएगा। और यदि इतनी ही नेगेटिव एनर्जी हम यहाँ दे दें तो इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुँचेगा। तो एनोड की ऋणात्मक ऊर्जा E/VC बराबर किसके? EK के, और EK बच्चों हुआ H न्यू माइनस, या EK हुआ हाफ M Vmax स्क्वायर, और ये बच्चों हुआ H न्यू माइनस न्यू नोट। इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम VC निकाल सकते हैं। तो VC निकालेंगे तो E/, में चला जाएगा। इस तरह से बच्चों ये टॉपिक आपका प्रकाश का वैद्युत प्रभाव समाप्त हुआ। और कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रकाश का द्वैत प्रभाव पढ़ाऊंगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा। वेरी वेरी थैंक्स।